आधी रात को हॉस्पिटल में वो मुर्दा कदमों से दाखिल हुआ, जैसे पहले से ही मालूम हो कि क्या अनहोनी होने वाली है। राबा बेगम और मुर्तज़ा साहिब की कितनी कॉल्स आई थी उसके पास, पर एक भी रिसीव नहीं की उसने। खौला के साथ आते वो खुशी जो अंदर थी, क्या अलग ही खुशी थी बाप बनने की, पर वो सब जैसे पल में ख़त्म हुई, जैसे पहले हुई थी। आखिर यही तो होता आ रहा था उसके साथ। जब खुश होने लगता तब गमों के ढेर लगते ज़िंदगी में, जब मुस्कुराने लगता तकलीफ़ें डेरा जमा लेती। थिएटर के बाहर राबे बेगम मुसलसल रो रही थीं, जिन्हें चुप करवाती फरजाना बेगम भी मायूस थी। शानज़ बासी तहरीम हत्ता के मुर्तज़ा साहिब भी सर झुकाए बिखरे हुलिये में आते शादिल की तरफ मुतवज्जा हुए। खौला की माँ चुपके से आंसू बहाए शादिल को देख रही थी। बच्चे के रोने की आवाज़ पर नजरें ऊपर करते शादिल ने उनके हाथ में देखा। गोद में रोता हुआ बच्चा देख एक बार फिर आंखें भर आईं, पर वो रोया नहीं। आंसुओं को पीता यूं ही खामोशी से बेंच पर थके अंदाज में बैठा था। शादिल, खौला। राबे बेगम उसे देखते ही उठकर शादिल के पास आते रुंधे हुए लहजे में बोली। एक नज़र उनके भीगे चेहरे को देखकर शादिल आगे बढ़कर उन्हें गले लगा गया। सीने में तड़पता दिल एक बात पर मचला था, शिकायत के लिए कि आखिर सिर्फ उसी के साथ क्यों ऐसा होता है। क्यों उसकी तकदीर में ही अजियतें लिखी थी, लेकिन लब पर हमेशा की तरह कुफर लगा था। आखिर कैसे शिकायत कर सकता था? वो तो तकदीर में लिखा कबूल करने वाला था, फिर क्यों कुछ बोलता? एक हफ्ता हो चुका था खौला की डेथ को। मुर्तज़ा हाउस में हूँ का आलम था। राबे बेगम अक्सर रोते रहती। आखिर को उन्हें अपनी इकलौती भांजी से बेहद मोहब्बत जो थी। खौला की डेथ के दूसरे दिन ही खौला की माँ उसकी बेटी को मुर्तज़ा हाउस में छोड़कर जा चुकी थी। बगौर उनके वो जब से उसे देखती उन्हें अपनी बेटी याद आती। तब से खौला की बेटी शान से अपने साथ साथ रखती। वो हर तरह से उसका ख्याल रखती। चूँकि शादिल ने एक मरतबा भी अपनी बेटी को देखा तक न था, वो जाकर उसे गोद में लेता। तभी वह ज़्यादातर शान से और प्याम के रूम में पाई जाती। घर में सभी शादिल के इस अजीब रवैये से परेशान थे। डेथ के 2 दिन बाद ही वो खौला और अपनी तमाम तस्वीर अपने कमरे से निकालकर स्टोर रूम में रखवा चुका था। और रोज़ की रूटीन कुछ यूँ थी कि सुबह का गया ऑफिस, वो रात को घर आता और सीधा अपने रूम में चले जाता। वह हंसमुख मिजाज, नरम तबीयत का शादिल जैसे गुम ही हो चुका था। प्याम और शानज़ी आज शादिल की बेटी को लेकर शानज़े के घर आए थे। राबे बेगम से शानज़े ने इजाज़त ली तो वो बखुशी राज़ी हो गई। उनका हर दिन अच्छा होता, रवैया शानज़े के लिए खुश आइन था। ज़्यादा खुश वो तब हुई जब उसके घर में प्याम अकबर साहिब के सामने कम से कम तमीज़ से रहा। उसका भरपूर एहतराम भरा रवैया शानज़े को हैरान कर गया कि वो इंसान भी इज़्ज़त से बात करना जानता था। शानज़े को शक न हो तभी जमीला बेगम ने उसके सामने लिशफा के साथ थोड़ी बहुत बात की। वहाँ से निकलते हुए प्याम ने खुद अकबर साहिब को बमा फैमिली शाम में मुर्तज़ा हाउस आने की दावत दी, जिस पर जमीला बेगम अकबर साहिब थोड़ा घबराए थे। आखिर कैसे वो दोनों लिशफा को अकेले घर पर छोड़ सकते थे। तभी सहूलत से इनकार करने लगी, लेकिन प्याम के बोलने पर जब शानज़े ने भी जिद की तो कुछ सोच कर वह रज़ामंद ज़ाहिर कर गई। मुर्तज़ा हाउस आते हुए पूरे रास्ते जिस तरह शानज़े बच्ची को खिला रही थी, प्याम हर एक नज़र उस पर डालकर मुस्कुरा देता। शुक्र शानज़े तुम आई। लाउंज में दाखिल होते ही राबे बेगम की आवाज़ पर दोनों चौंके। शानज़े की तरफ बढ़ते हुए पहले शादिल की बेटी को प्यार की थी, फिर उससे मुखातिब हुई। मुर्तज़ा साहिब का गला थोड़ा ख़राब है, उन्होंने कहा था तुम जिस तरह से कहवा बनाती हो उन्हें वो पीना है, तो तुम ज़रा मुझे बता दो। राबे बेगम ने धीमे मिजाज में उसे तफसील बताकर कहा। मुर्तज़ा हाउस में मुलाजमिन होने के बायस उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी किसी काम की, जबकि शानज़े को शुरू से आदत थी काम की। मैं 5 मिनट में बना देती हूँ अम्मी, मुस्कुरा कर कहती वो शादिल की बेटी को प्याम की तरह बढ़ाई, जिस पर वह हैरत से शानज़े को देखा। पकड़ो। उसके यूँ देखने पर शानज़े ने कहा। मैं क्यों? उसके यूँ बोलने पर शानज़े समेत राबे बेगम भी हैरान हुई। भाई मुझे नहीं आता ये बच्चों को संभालना। उन दोनों की सवालिया नज़रों को देख वो फिर बोला, लहजा चिड़ा हुआ था। आप अपने बच्चे होंगे तो क्या करोगे? अब राबे बेगम उससे पूछी, जिस पर शानज़े झेम गई। मेरी वाइफ ही जैसी है, मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे होंगे भी कभी, वो शानज़े को देख बिगड़े मूड के साथ बोला था। जिस पर शानज़े बलखाती उसे घूर तक न सकी। तभी बात बदलते फिर बोली, पकड़ो भी जल्दी कैसे? कभी बच्चे पकड़े ही ना थे। तभी वह कंफ्यूज हुआ। शानज़े ने घूरी उसे नवाजते शादिल की बेटी को उसके गोद में देकर कहा, ऐसे। अपनी बात कहती और राबे बेगम के साथ किचन की तरफ गई। इधर प्याम के गोद में आते ही वो बच्ची बेचैन होकर मचलने लगी थी, और होती भी क्यों ना, आखिर जिस तरह वो पकड़ा था बच्ची को उसका रोना तो बनता था। ओ गॉड, कितना रोती है, जंगली बिल्ली के साथ रहकर उसका ही असर हो गया है शायद। बगौर बेढंगे अंदाज से गोद में ली बच्ची को घूरता हुआ बोला। तभी फ़ोन रिंग करने पर यूनी एक हाथ में उसे लेता कॉल रिसीव किया। एक तो तुम लोगों को छुट्टी के दिन भी सुकून नहीं है, क्या मसला है? बच्ची का रोना उसे इरिटेट करने लगा था। तभी मैनेजर पर गुस्सा करता बोला, सॉरी सर, बस फाइल की पिक चाहिए थी, अगर अभी आप सेंड कर दें तो बेहतर होगा, ज़रूरी है। मैनेजर की बात पर प्याम लब भींचता एक नज़र गोद मिली शादिल की बेटी को देखा, फिर उसे सोफे पर आराम से लिटाया। सोफ़ा चौड़ा होने के बायस गिरने का डर नहीं था। तभी मुतमिन सा होकर वो मैनेजर की कॉल करता ऊपर रूम में फाइल की पिक लेने चला गया। इधर शादिल की बेटी का रोना बढ़ा था। उसकी बुरी तरह
से रोने पर शादिल जो रूम में था आहिस्ते से गेट खोलता बाहर आया था। लाउंज में कोई नहीं था और वो उसकी बेटी अब तक रो रही थी। एक नज़र खाली लाउंज पर डालकर भारी कदम उठाता वो उसके पास आया था। पहले सोचा कि राबिया बेगम को बोले, पर बेटी की कशी कुछ ऐसी थी कि शादिल मुर्तज़ा खुद पर और काबू न रख पाया। बेसाख्ता झुक कर उसके नन्हे वजूद को अपनी गोद में भरा था और शादिल मुर्तज़ा हैरान रह गया उसे देखकर। साफ शफाफ रंगत लिए इस बच्ची के हर नक्श में खौला का अक्स था। शादिल के गोद में आते ही वो चुप हुई थी। शान से जो बच्ची के रोने पर ही किचन से निकल रही थी। राबिया बेगम ने रूम से शादिल को निकलते देख उसे रोक रखा था और अब वो दोनों खामोशी से लाउंज में आकर शादिल को देखने लगी, जिसके लबों पर आज इतने दिनों बाद मुस्कुराहट फैली थी। मेरी गुड़िया, हल्की सी सरगोशी के साथ नहायत नरमी से उसके गालों को चूमता वो और मुस्कुराने लगा। एक अलग ही खुशी थी उसके सीने में इस वक्त अपनी बेटी को देख, जो काफ़ी दिनों बाद अब जैसे नसीब हुई थी उसे। महीना होने को आया है पर मिन्नी का अब तक नाम नहीं रखा गया। कुछ देर बाद डुबडुबाती नज़रों से शादिल को देख राबिया बेगम बोली। वो चौंक कर नजर उठाया। बेटी को खिलाने में इतना मगन था कि एहसास ही नहीं हुआ किसी की मौजूदगी का। राबिया बेगम की बात पर वो वापस गोद में अपनी बेटी को देखा। अज़का मजबूत लहजे में कहता हुआ राबिया बेगम को देखा, जिस पर वो मुस्कुराते हुए पूछी, मतलब? उनके सवाल पर शादी के लब पर मुस्कुराहट थमी थी। अचानक संजीदा तासरात लिए वो बोला, पाकीज़ा। कहते साथ ही वो अपनी बेटी को लेकर वापस कमरे में चला गया। सीढ़ियों पर से इन ब्राउन आंखों ने इस बार भी खामोशी से शादिल मुर्तज़ा को देखा था। शाम को अकबर साहिब और जमीला बेगम लिशबा को साथ लेकर ही आए थे मुर्तज़ा हाउस। वो लोग उसे घर पर अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। राबिया बेगम का रवैया जमीला बेगम के साथ इस बार काफ़ी बेहतर था। उन्हें अपनी इकलौती भांजी खुल्ला से बहुत मोहब्बत थी और अब उसके जाने के बाद वो जब से शानसे की खौला की बेटी के साथ अपना ये देख रही थी, तब से उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी से होने लगी थी। इस लड़की को वो कितना कोसती थी, किस कदर बुरा भला कहती, पर अब वही लड़की उनके अकेलेपन का सहारा बनी थी। अब नम्मू बंद रखना वरना बहुत बुरा होगा। पैसों की फिक्र मत करो, वो वक्त पर मिल जाएंगे तुम्हें। कॉल पर सख्त लहजे में कहता प्याम मुड़ा था, पर सामने ही शानज़ा को खड़ा देख आहिस्तगी से कॉल काट की। किसको पैसे देने हैं तुम्हें? शक की नज़रों से उसे घूरते हुए पूछी तो प्याम ने एक आईब्रो उठाई। तो मेरी जासूसी कब से करने लगी? उसकी बात पर शानज़ा की आईब्रो भींची थी। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, अब वो अम्मी आए हैं बुलाने आई थी, कहकर वो पलटी। प्याम खामोश नज़रों से लब दबाए उसकी पुश्त को तब तक देखता रहा जब तक वो चली ना गई रूम से। लिशबा जो तब से एक सोफे पर बैठी सर झुकाए अपनी उंगलियां घो रही थी, शानज़े को काफ़ी अजीब लगी। घर पर भी उसका कम बोलना और यहाँ पर भी खामोश रहना। शानज़े कितनी ही देर तक उलझी नज़रों से उसे देख रही थी। तभी शादिल के कमरे से उसका रोने की आवाज़ आई। अभी राबिया बेगम शानज़े से बच्ची को लाने का कहती कि शानज़े ने अचानक चुप बैठी लिशबा को पुकारा, अज़का को ले आओगी? उसे सबके सामने लिशबा का खामोश रहना बुरा लगा था। तभी शानज़े ने उसका ये काम बोला, जिस पर लिशबा ने घबरा कर जमीला बेगम की तरफ देखा, लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जा न थी। जाओ लिशबा। शानज़े के इस बार थोड़ा ज़ोर से बोलने पर वो चौंकते हुए खड़ी हुई, फिर इस बात में सर हिलाती लबों पर जुबान फेरकर बराबर में अपने बने रूम में जाने लगी, जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। उसकी जान में जान आई। कमरे में शादिल को ना पाकर बेड पर अज़का अब तक रो रही थी। जल्दी से आगे बढ़ती वो उसे गोद में उठाई रूम से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद शादिल, जो अज़का के सोने के बाद ड्रेसिंग रूम में गया था, अब रफ से हुलिये में बाहर निकला, मगर बेड पर अज़का को ना पाकर तेज़ी से रूम में से बाहर आया। उसके तासरात एकदम तने। बाहर सोफे पर बैठी लिशबा के हाथ में अज़का को देखकर वो मुस्कुराते हुए उसे खिला रही थी। मजबूत कदमों से वो उसके पास गया था। अकबर साहिब और जमीला बेगम को सलाम करके अब उसने नज़रों का रुख लिशबा की तरफ किया, जो उसकी भारी आवाज़ सुनकर ही चुप हो गई थी। सर झुकाए वो अपनी गोद में अज़का को देख रही थी। हिम्मत ही नहीं थी इस इंसान के सामने सर उठाने की। अज़का को दो मुझे। लहजों का हत्ती इम्कान नरम रखकर वह लिशबा से मुखातिब हुआ था। उसके बाद पर लड़ते कदमों से बहुत मुश्किल खड़ी होती वह उसका को थोड़ा आगे बढ़ाई थी। जो शादिल बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, बगैर लिशबा पर दूसरी नज़र डाले वो हाथ बढ़ाकर इसका को थामा था। मुर्तज़ा साहिब, जो अकबर साहिब से बात कर रहे थे, उनकी निगाह गैर इरादी तौर पर इन दोनों की तरफ उठी। लम्हे के 1000वें हिस्से में उनके जहन में एक बिजली का कौंधा सा लपका। बेसाख्ता वो राबिया बेगम की तरफ देखे। वो भी आसूदगी से मुस्कुराती शादिल और लिशबा को देख रही थी। उन्होंने भी मुर्तज़ा साहिब की तरफ नज़रें की। यकीनन दोनों के दिमाग में एक ही बात आई थी, जिस पर दोनों साथ ही हल्का सा मुस्कुराए। ये बात मुश्किल साबित होने थे पर नामुमकिन नहीं। ये सोचकर मुर्तज़ा साहिब वापस अकबर साहिब से महज गुफ्तगू हुए। इधर अज़का को लिशबा से लेते ही शादिल पलटकर वापस अपने रूम में चला गया था। वो कैसे इस लड़की के हाथ में अपनी बेटी को बर्दाश्त कर सकता था, जो अपने माँ बाप को धोखा दे चुकी थी। ऐसी लड़की का वह साया भी नहीं लगने देना चाहता था अपनी बेटी पर। अगर कोई लिशबा ने उसे भी अभी लिया था तो ऐसा शादिल मुर्तज़ा फिर कभी होने नहीं देगा, ये वो सोच चुका था। दिन गुजरते गए और कब इसका 7 महीने की हुई पता ही ना चला। मुर्तज़ा हाउस में हर कोई इसे बहुत मानता, जैसे हर किसी की जान बसती हो इस नन्ही सी जान में, सिवाय प्याम मुर्तज़ा के। बकौल इसके वो बच्ची उसके इरिटेशन का सामान थी। जब भी रोती प्याम झुंझला जाता, क्योंकि वो जितनी खूबसूरत थी, रोने पर उसकी आवाज़ उतनी ही कान में लगती, जिसकी वजह से प्याम बुरी तरह चिढ़कर उसे घूरते कुछ ना कुछ बोलता तो सब यक बैक हंसने लगते। शादिल की संजीदगी दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी। अब हाल कुछ यूँ था कि वो कमरे तक महदूद रहने लगा था। शानज़े या राबिया बेगम ही अज़का को उसके रूम से ले जाती, वरना शादिल का बस चलता तो वो उसे भी अपने साथ ही बंद रखता। ऑफिस से आकर सिर्फ अज़का के
साथ खेलना, उसके लिए खिलौने लाना। शादी मुर्तज़ा की ज़िंदगी जैसे अपनी बेटी पर ही मुनहसर हो चुकी थी। घर में सभी से वो सिर्फ काम की हद तक बात करता। उसका ये बदलता रवैया देख मुर्तज़ा साहिब ने जल्द अकबर साहब से बात करने का इरादा किया था। राबे बेगम के साथ शान से उनकी किसी करीबी के घर गई थी। इसका मुर्तज़ा हाउस में शादिल के पास थी। वहाँ पर बैठे इन लोगों को थोड़ी देर हो गई, जिस पर शानजे के नंबर पर शादिल की कॉल आई। इसका बहुत रो रही थी, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि तभी मजबूरन शानजे को डिस्टर्ब किया था। शानजे ये सुनकर राबे बेगम को वापस चलने का बोली, पर उनकी दोस्त राबे बेगम के जल्दी जाने पर नाराज़गी का इजहार करने लगी, जिसे देखकर राबे बेगम को वही बैठने का कहकर अकेले ड्राइवर के साथ गई। राबे बेगम उसे अकेले जाने पर मना कर रही थी, पर शानजी ने तसल्ली दिलाकर निकली थी। अभी वो रास्ते में ही थी कि अचानक कार के बीच में एक लड़की आई। ड्राइवर ने मौके पर कार रोकी, वरना एक्सीडेंट ही होना था। अचानक हुई कार्रवाई पर शानजे कुछ समझती इससे पहले ही वो लड़की शानजे की तरफ तेजी से आकर कार का शीशा बजाने लगी। टेंशन में शानजे ने जल्दी से कार का गेट खोला, फिर बाहर निकलकर हैरत से उसे देखी। मुकाबिल लड़की का चेहरा आंसुओं से भीगा था। वो गुस्से में शानजे को ही देख रही थी। बहुत खुश हो ना तुम शानजे मुर्तज़ा? नम होती आवाज़ में वो लड़की नफरत से बोली। कौन हैं आप और ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? उसके लहजे पर नागवारी जाहिर करती शानजे पल में थमी थी। जब ये सोच जहन में आई कि वो लड़की उसका नाम कैसे जानती है। तुम्हें मेरा नाम कैसे? ये तुम अपने शोहर से पूछो जाकर प्याम मुर्तज़ा से। क्या अब ठंडक पड़ी उसे? आवाज़ को बुलंद किया। अब वो बोलने लगी थी। शानजे के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। तुम बताओ तो कौन हो और तुम मेरे हस्बैंड को कैसे जानती हो? लम्हे के अंदर शानजे के दिल में खदशा सा हुआ, तभी बेचैन सी होकर पूछ बैठी, जिस पर वो लड़की तकलीफ से मुस्कुराई। उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी और तुम पूछ रही हो कि मैं कैसे जानती हूँ उसे? कह देना उसे कि हमना माफ़ नहीं करेगी उसे। मुकाबिल लड़की के लहजे में दुख ही दुख बोल रहा था। क्या मतलब कभी माफ़ नहीं करोगी? और हो कौन तुम? उसकी बातें शानजे का सर दर्द करने लगी थी। हाथ में थामे मोबाइल पर फिर शादिल की कॉल आने लगी, पर वो अजीब ही कैफियत में, जैसे लड़की की पहेलियों में कहीं जाने वाली बात मुकम्मल जानना चाह रही थी। मेरा नाम हमना है। तुम्हारा शोहर यानी प्याम मुर्तज़ा बहुत अच्छे से जानता है मुझे। मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्याम मुर्तज़ा मेरे बच्चे का। बकवास बंद करो। शानजे के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। तभी वो तड़क कर उस लड़की की बात काटी। दिल बुरी तरह डर रहा था। कान सुनने से इनकारी थे वो अल्फाज। पागल हो क्या तुम? और कौन हो? पहले ये बताओ। यूँ बीच रास्ते में रोककर मेरे शोहर के बारे में तुम कुछ बोलोगे? शानजे मुर्तज़ा तुम पर यकीन कर लेगी? बात सुनो, तुम जो भी हो अपना ये ड्रामा किसी और के साथ जाकर खेलो। आइंदा मेरे सामने भी मत आना। गुस्से में उसे ठीक ठाक सुनाती शानजे झटके से कार का गेट खोलकर वापस बैठने लगी। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं ना? चलो मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये पेपर फिर झूठे ही होंगे। अब के वो लड़की बेबसी से बोली। शानजे उसकी बात पर ना चाहते हुए भी पलटी। वो लड़की शानजे की फिर मतवज्जा होने पर जल्दी से अपने पर्स में से कुछ पेपर निकाली। देखने से मालूम होता कि वो किसी चीज़ की रिपोर्ट थी। ये देखो साफ लिखा है इसमें। बोलो क्या ये रिपोर्ट भी झूठी है? हिचकों से रोते इस लड़की ने वो पेपर शानजे की तरफ बढ़ाया। शानजे ने उसका रोना देखकर बढ़ाने लगी थी। दिल में जो डर कुंडली मारे बैठा था, उसकी नफी करते हुए पेपर थाम कर देखने लगी। जैसे ही नजरों ने इस रिपोर्ट को मुकम्मल पढ़ा, वैसे ही शानजे मुर्तज़ा की आंखें साकित हुई। पल में भीगती आंखों को फैलाए वो मुकाबिल खड़ी हमना नामी इस लड़की को देखी, जो अब भी रो रही थी। कान में यकदम प्याम के कहे अल्फाज गूंजे कि वह कभी किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ था, लेकिन फिर ये क्या था जो उसके साथ में था? हाथ में नजरों के सामने बिल्कुल था। अंदर ही कहीं कुछ टूटा था। शायद वो भरोसा जो शानजे मुर्तज़ा मुकम्मल ना सही पर थोड़ा बहुत प्याम मुर्तज़ा पर करने लगी थी। रात को घर में दाखिल होता बासित किचन से आती हंसने की आवाज़ पर रुका था। रुख उस तरफ का किया तो देखा फरजाना बेगम समेत तहरीम किसी बात पर हंस रही थी। क्या हो रहा है? सरसरी सा पूछता हुआ एक भरपूर नज़र तहरीम पर डाला था। बासित के साथ खुश रहने के सबब अब उसकी जिस्मात थोड़ी सी भरी भरी लगने लगी थी। ये तुम? तहरीम से पूछना। फरजाना बेगम मुस्कुराहट छुपाए तहरीम को देखकर बोली, जिसका चेहरा खिले गुलाब की तरह सुर्ख हुआ था। दूसरी जानिब उनकी बात पर बासित उलझा। ऐसी क्या बात है जो मुझे तहरीम बताएगी? बताओ तहरीम। आहिस्ते से बुड़बुड़ाता हुआ तहरीम से इस्तफसार किया था। वो जल्दी से आगे मुँह कर गई। बेटा तुम फ्रेश हो, मैं खाना निकालने लगी हूँ। तहरीम की झिझक महसूस करती फरजाना बेगम बासित को कहने लगी, जिस पर स्वाद में साहिला था। वो रूम की तरफ गया, पर कुछ ही देर बाद तहरीम भी उसके पीछे आई। वो जो चेंज करने के लिए जा रहा था अब तहरीम की जानिब मुतवज्जा हुआ। बेवजह मुस्कुराने की वजह जान सकता हूँ? हाथ में थामे अपनी शर्ट बेड पर फेंकता हुआ तहरीम के गिर दोनों बाजुओं को हल करते पूछा। अब तक नजरें झुकाए सुर्ख चेहरे समेत मुस्कुरा रही थी। बासित का हाथ अपनी कमर से हटाते तहरीम ने अपना मोबाइल उठाया। फिर कुछ टाइप करने के बाद स्क्रीन बासित के सामने की। स्क्रीन पर किसी बच्चे की पिक देख बासित हैरान नजरों से उसे देखा, पर अगले ही लम्हे उसकी नजरें बदली जब उसके तस्वीर दिखाने का मतलब समझ आया। तहरीम सच में? वो जैसे तस्दीक चाह रहा था। तहरीम ने नजरें झुकाई, हल्के से इस बात में सर हिलाया। यकदम बासित के बुरे जिस्म में यह खुशी की लहर सरायत कर गई। उसके पास अल्फाज ना थे अपनी खुशी बयान करने को। तभी आगे होता तहरीम के माथे पर जज़ब से अपनी लब रखता वो उसे खुद में भींच गया। बासित के कंधे पर सर रखे और पुरसुकून सी आंखें मूंद की। जमीला बेगम को उसने ये बात शाम को कॉल पर बताई, जिस पर वो खुशी होने के साथ साथ काफ़ी हदायत भी तहरीम को देने लगी थी। आज वो एक ज्वेलरी शॉप पर गया था। वैसे तो लड़कियों की शॉपिंग जहाँ
पसंद का उसे कुछ ख़ास अंदाज़ा नहीं था। फिर भी शाहज़ादे को गिफ्ट करने के लिए वो एक नफीस सा पेंडेंट ख़रीदा था। वो दायरे की शक्ल में बना पेंडेंट जिसके बिल्कुल बीच में चमकता हीरा उसे शाहज़ादे के सफ़ेद गर्दन में तस्वर करता प्याम मुस्कुराकर रह गया। वहाँ से निकलकर अब उसकी कार का रुख मुर्तज़ा हाउस की तरफ था। जब इतने महीनों से शाहज़ादे को छोड़े रखा था, इसका की वजह से, पर आज उसका इरादा बिल्कुल भी उसे बख्शने का ना था। एक अलग ही खुशी सरशारी हो रही थी उसे मुर्तज़ा हाउस पहुँचता। वो सीढ़ियाँ अबूर करके मजबूत कदमों से अपने रूम की तरफ गया था। बेड से टेक लगाए वो आज दोपहर के वाक़े का सोच रही थी। दिमाग जैसे काम नहीं कर रहा था। उस लड़की ने रिपोर्ट शाहज़ादे को देखा, साफ अल्फाज में कहा था कि उसे प्याम मुर्तज़ा को दिखा दे। अब तक यकीन बेयकीन की कैफियत मुँह खामोश नज़रों से दीवार तक रही थी। हमना ने उसे अपना नंबर भी दिया था। इस रिपोर्ट पर लिख कर इन सोचों का तसल्सल तब टूटा जब रूम का गेट खुला। बेसाख्ता उसकी नज़रें गेट पर गई। प्याम लबदबाई से मुस्कुराती नज़रों से देखता गेट बंद कर रहा था। आज जंगली बिल्ली बहुत चुप है। बेड पर उसी के पास गिरने के अंदाज में लेटता वो शाहज़ादे के खूबसूरत चेहरे को नज़रों में रखे पूछा, वजह जान। शाहज़ादे का अब तक खामोश रहना था। शादी से पहले तुम्हारा किस किस के साथ अफेयर था? सपाट आसरा समेत वो पूछी, जिस पर प्याम चौंका। ये क्यों पूछ रही हो? प्याम लेटे से उठकर बैठा था। जो पूछा है वो बताओ। क्या तुम किसी लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन में रहे हो? कितना मुश्किल साबित हो रहा था ये पूछना उससे। अब की बार प्याम चौंका था। 1 मिनट, आज मेरा इंटरव्यू लेने का इरादा है क्या? उसकी बात को मजाक में लेता वो गोया हुआ। प्याम, मैं सीरियस हूँ। उसका लाइट रवैया देख शांति को गुस्सा आने लगा। वाइफी, मैं भी सीरियस हूँ। इतने दिन हो गए, अब तो मैंने कुछ चोरापन भी नहीं किया, फिर भी तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देती। तो मुकम्मल शांति की बातों को नज़रअंदाज करता अपने ही दुख सुना रहा था। मुझे आज रास्ते में एक लड़की मिली थी। अब शाहज़ादे ने उसे दो टोक बात करना चाहिए, तभी प्याम को उस लड़की से मिलने पर हुई सारी बातें बता गई। शाहज़ादे की बात मुकम्मल होने पर वो चंद पल खामोशी से उसे तकता रहा। फिर अचानक ही प्याम की हंसी छूटी। वो जब बेचैन सी होकर उसे बताई थी, अब उसके रिएक्शन पर लब भींच गई। ओह वाइफी, तुम्हें कोई भी यूँ बीच रास्ते पर जोक सुना देगा और तुम यकीन कर लोगी? मुझे तो लगा तुम थोड़ी अक्लमंद हो, पर आज समझ आया कि तुम तो पूरी अक्लमंद हो। उसका मजाक उड़ाता वो हंसने लगा था। शाहज़ादे का गुस्सा पल पल बढ़ने लगा। प्याम, मुझे इसलिए डर लग रहा है कि शादी से पहले तुम्हारा कितनी ही लड़कियों के साथ। अपनी बात रोक कर वो बेबसी से प्याम को देखे। मेरा कितनी ही लड़कियों के साथ क्या? वाइब्रोच का पूछा। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ प्याम, बात को समझो। वो लड़की रो रही थी। शाहज़ादे, किसी ने प्रैंक किया होगा तुम्हारे साथ। अभी छोड़ो, मेरा मूड फजूल में ख़राब हो जाएगा। अब वो लहजे को संजीदा बनाए बोला, पर आंखें फिर भी मुस्कुरा रही थी। ठीक है, तुम्हें मजाक सूझा है ना, तो करते रहो अपने आप। अजीब इंसान हो, कुछ पूछ रही हूँ जवाब देने के बजाय उल्टा मस्ती कर रहे हो। उसके सीरियस ना होने पर शांति झुंझुला कर रह गई। अच्छा, क्या जानना है तुम्हें, मुझसे पूछो। इस बार चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लेता वो बोला, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि क्या तुम किसी हमना नामी लड़की को जानते हो? उसने ये रिपोर्ट दिखाई है मुझे। उसे संजीदा होते देख वो भी जल्दी से तकिए के नीचे रखी वो रिपोर्ट प्याम के सामने लहराती पूछी, तो प्याम ने पहले सोचने की एक्टिंग की, फिर कहा, होगी प्याम मुर्तज़ा की कोई दीवानी, और ये फजूल से पेपर्स तो कोई भी चंद रुपये में बनवा लेगा। उसके हाथ से रिपोर्ट लेकर बेड पर फेंक कर मज़े से कहता वो शांति के करीब हुआ था, प्याम, मेरा सब्र मत आजमाओ। पता नहीं क्यों पर शांति को शदीद गुस्सा दिला रहा था उसका संजीदा ना होना। फिलहाल तो तुम मेरा सब्र ना आजमाओ वाइफी। शांति की कमर के गिर्द बाजू हायल किया उसे खुद से लगा था, झुकने लगा था, पर तभी प्याम मुर्तज़ा को बहुत बड़ा झटका लगा जब शांति ने गुस्से में उसके गाल पर थप्पड़ मारा। उसके गिर्द हायल गिरफ्त बेख्तियार ढीली हुई थी, जिस पर शान से प्याम के सीने पर हाथ रखे उसे धक्का देकर दूर हुई थी। वह एक कदम पीछे हटा था। प्याम मुर्तज़ा की आंखें पल में अंगारा हुई, गर्दन पर रगें उभरी थी। लाल भभू का चेहरा शानजे की तरफ करता उसे घूरा था। हाथ कैसे उठाया? दांत पर दांत जमाए वो बहुत ही जब्त से पूछा, तो तुम पहले मेरी बात का जवाब दो, वो लड़की कौन? हाथ कैसे उठाया? शानजे के अल्फाज ही दम तोड़ गए जब वो झटके से उसके दोनों बाजू दबोच कर अपनी तरफ खींचता दहाड़ा। शहद रंग आंखें सहमी थी मुकाबिल का गुस्सा देख। बोलो, एक बार फिर वो चीखा के शान से काम कर रह गई। ये गुस्सा उसने आखिरी दफ़ा तभी देखा था प्याम का जब राबिया बेगम ने उसे तहरीम के अगवा का बताया था, और अब फिर उस पर वही रूप शान से को डरा गया। गर्दन और पेशानी पर उभरती रगे अंतर के इश्तियाल का वाज़ेह पता दे रही थी। आंखें फैलाए हुए बगौर उसका सुर्ख चेहरा देखने लगी। वो में गलती से वो लड़की उसे अपना सवाल ही भूल गया। हकलाकर कहती वो रुकी जब प्याम को की लोहे की मानित उंगलियों उसे अपने बाजू में धंसती महसूस हुई। तुम्हें 20 सड़क रास्ते में कौन लड़की मिली या उसने तुमसे क्या कहा? प्याम मुर्तज़ा को ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने उसकी बात पर यकीन करके मुझ पर हाथ उठाया। प्याम मुर्तज़ा को इस पर फ़र्क पड़ा। एक बात बताओ शान से मुर्तज़ा, तुम उस लड़की को जानती थी क्या? उसके बाजों पर गिरफ्त काफ़ी से भी ज़्यादा सख्त किया वो घुरा रहा था। दूसरी जानिब शान से जो प्याम के इस रवैये की बिल्कुल आदी नहीं थी, बेख्तियार उसकी आंखों से आंसू जारी हुए। उसे वहशत होने लगी प्याम के इस रवैये पर, तभी उसकी गिरफ्त में मचलती वो दूर होने लगी।
बोलो क्या जानती थी तुम इस लड़की को? शांति की मज़ाहमत पर झटके से उसे अपने बेहद करीब करता हुआ धीमे लहजे में पूछा। बाजों में तकलीफ पड़ने पर वो भीगे गाल में जल्दी से नफी में सर हिलाई जिस पर प्याम झटके से उसे छोड़ा था। उसकी सख्त गिरफ्त से शांति को अब अपने बाजू अकड़ते महसूस हुए। मुझे जो बताना था वो मैं उसी रात में बता चुका था। अब प्याम मुझसे किसी भी बात की वजाहत नहीं देगा, तो मुझ पर यकीन करो या ना करो, मुझे ज़रा परवाह नहीं। और एक बात, आज जो तुमने किया है ये हक सिर्फ मेरे माँ बाप तक अच्छा लगता है, लिहाजा आइंदा अपनी हद में रहना। शांति को लहू रंग नजरों से घूर कर उसके थप्पड़ मारने पर वार्निंग देता अपनी बात पूरी करने के बाद प्याम बेड से रिपोर्ट उठाता निकला था। रूम से जाते हुए गेट वो जिस जोर से बंद किया था, दहाड़ की आवाज़ पर शांति का दिल उछलकर हलक पर आया था। उसके जाने के बाद शांति बेड पर बैठती हिचकियों से रोने लगी। ये क्या कर बैठी थी? वो गुस्सा तक ठीक था, पर हाथ कैसे उठा सकती थी वो प्याम पर? लेकिन अचानक ही हमना की कही बातें और वो रिपोर्ट जहन में आई तो चेहरा हाथों में छुपाए वो आवाज़ रोने लगी। देर रात को वो अपने फ्लैट पर पहुंची थी। यावर के कहे के काम के बाद उसे पैसे भी लेने थे। यावर से वो ये काम ना करती, पर पैसों की कमी थी आजकल उसे, जिसकी बदौलत यावर ने उसे जो ऑफ़र की वो मान गई। अभी अंदर दाखिल होकर वो गेट बंद करती मुड़ी ही थी कि अचानक चकरा कर रह गई। पूरे फ्लैट का असर बहुत बुरा हो रहा था। दीवार पर नस्ब तस्वीर LED, हत्ता के टेबल तक नीचे गिरकर टूटी हुई थी और सोफे पर वो आदतन पुष्ट पर हाथ फैलाए टांगे एक के ऊपर एक करके पुरसुकून सा बैठा था। ब्राउन आंखें तमस्खर से मुकाबिल खड़ी हमना का बेयकीन चेहरा देख रही थी। अपने फ्लैट का यह हशर देख उसकी जान निकलने को हुई थी। कौन हो तुम? मुकाबिल की जहरी आंखों में बर्फ से ठंडे तासुरात देख वो खौफ से पूछी थी। अरे मुझे नहीं पहचाना? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। हिज उठाती नज़रों से उसे देखता हुआ खड़ा हुआ, फिर कदम ब कदम हमना के पास आता बोलने लगा। मैं वो हूँ जिससे पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। उसके पास आकर अपनी बात पूरी करने के साथ ही प्याम मुर्तज़ा ने हमना के सामने वो रिपोर्ट लहराई जो शान को उसने दी थी। प्याम मुर्तज़ा यावर ने उसे सिर्फ शांजे को दिखाया था। रास्ते में प्याम को कभी देखी ही नहीं थी वो, अलबत्ता इसने यावर से नाम सुना था प्याम मिर्ज़ा का। कितने पैसे मिले हैं तुम्हें इस ड्रामे के और किसने दिए हैं? प्याम की भारी आवाज़ पर वो सोचों से निकलकर उसकी जाने मतवज्जा हुई। फिर जल्दी से पैसों का सोचकर बोलने लगी। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा करने को। मैंने जो भी कहा सच्ची है। और इतने दिनों बाद तुम्हें देखा तो उन्हें पहचानी नहीं। उसे बोंगा सा जवाब देती वो माथे पर आया पसीना टिश्यू से साफ करने लगी। प्याम मुर्तज़ा हंसने लगा था। हमना की बात पर जेब पर हाथ डाले कदम पलटता वो सोफे के पास गया। मैं जानता था कि इतनी जल्दी मुंह नहीं खोलने वाले तुम। तभी अपनी बात टोकता वो सोफे से शीशे की बोतल उठाकर नीचे गिरी हुई टेबल पर फुर्ती से तोड़ा। हमने घबरा कर बेसाख्ता चंद कदम पीछे हटी। प्याम का वजीहा चेहरे पर खतरनाक तासरात उसे खौफजदा करके ये क्या कर रहे हो? दूध देखो, इससे नीचे रखो। उसके हाथों में टूटी हुई कांच की बोतल देख हमने हकलाते हुए बोली। सच बको। अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोतल हाथ में ले रहा है कहा। देखो प्याम मुर्तज़ा, मैं बता रही हूँ सच। प्लीज़ इसे रख दो। वो बोतल जब प्याम उसके चेहरे के करीब लाया तब डर कर हमने आजिज़ी से बोली। फजूल टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बको। भारी आवाज़ और बुलंद हुई जिस पर डरते डरते हमना बताने लगी। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो यावर ने कहा था कि अगर मैंने उसका ये काम कर दिया तो वो मुझे अच्छे खासे पैसे देगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कहाँ जब उसके चेहरे पर टच हुआ था वो रोते हुए इससे फरियाद करने लगी थी। हमना की बात ख़त्म होने पर प्याम के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैली। कमीना। यावर को और पिलकाबाज से नवाजता हुआ बोतल नीचे फेंक कर हमना के बराबर से होता बाहर जाने लगा। जान बख्शी पर सांस लेती हमना अभी आगे बढ़ी के बीच में टांग अड़ाने पर लड़खड़ाकर नीचे गिरी। हाथ सीधा टूटी हुई शीशे की बोतल पर लगा जिससे उसकी दिलखराशी बुलंद हुई, जबकि इसी के पीछे खड़ा प्याम तमस्खर ज़्यादा नज़रों से उसे देखता बुड़बड़ाया। इतनी सज़ा काफ़ी है? काफ़ी गहरा कट लगने की वजह से खून तेज़ी से उसके हाथ से निकलने लगा था। बुरी तरह रोते हुए प्याम मुर्तज़ा को अपने फ्लैट से निकलता दिखी। बाहर से यावर उबैद के साथ निकला था। आजकल उबैद बहुत चुप चुप रहने लगा था। वजह उसकी मंगेतर का धोखा था। जिस रात वो लिशबा को तलाक दिया था उसी के कुछ हफ्तों बाद उबैद पर यह राज खुला था कि उसकी मंगेतर आयमा का किसी लड़के के साथ अफेयर था और वो अपने बाप के सामने बाजिद थी उस लड़के से शादी करने के लिए, जिस पर उबैद के बाप के दोस्त ने उन लोगों से माजरत कर ली थी। इस वक्त उबैद को ठुकराए जाने के डर से ज़्यादा ये एहसास हुआ कि उस रात लिशबा पर क्या गुजरी होगी जब उसे तलाक दिया था। अपनी गलती पर वो बहुत नादिम हुआ था। उसकी कोशिश थी कि जल्द लिशबा से मिलकर उससे माफ़ी मांगे, पर यह मौका नहीं मिल रहा था उबैद को। बैठ जल्दी। यावर की आवाज़ पर चौंकते हुए कार में बैठा। रात 2 बजे के बाद सड़क सुनसान हो रही थी। अभी वो लोग रास्ते में ही थे जब पीछे से किसी कार की ठोकर पर यावर जो ड्राइव कर रहा था अपनी कार डिसबैलेंस होने पर बुकलाया। उबैद घबराकर पीछे गर्दन मोड़े देखा और अगले ही में वो ब्लैक फरारी देख पहचान गया कि अंदर कौन होगा। उसके कौन है यार? नशे में चला रहा है
यावर मुश्किल से कार को वापस बैलेंस करके ड्राइव करते गुस्से में बोला, पर अभी उसकी बात भी मुकम्मल ना हुई कि एक बार फिर से वो कार टकराई। उबैद शीशा नीचे करता भी गर्दन निकाला ही था कि वो कार अब स्पीड पकड़कर इन लोगों के कार के बराबर में आई और उस बात की ठोकर जिस कदर शदीद थी, यावर की कार संभलने से पहले ही सीधा साइड पुल से जा टकराई। उबैद का सर डैशबोर्ड से टकराया था, जबकि यावर का सर जोरदार अंदाज में शीशे से लगने पर शीशा टूटा था। सर में शिद्दत भरी लहर उठी थी। दर्द के साथ ही यावर होशो हवास से बेगाना हो गया था। अलबत्ता उबैद अपने माथे पर लगे कट के निशान को उंगली से छूता शीशे के उस पार मुकाबिल कार को देखा। दूसरी कार का शीशा नीचे हुआ था और वो मखसूस तंजिया मुस्कुराहट समेत उबैद को आंख मारता विक्ट्री का निशान दिखाकर कार आगे बढ़ा ले गया। 4 बजे मुर्तज़ा हाउस में दाखिल होते उसके नाबिल आप सख्ती से भींचे थे। यावर के साथ उबैद को देखकर उसे शदीद इश्तियाल हुआ। मतलब वो हमेशा उसे झूठ बोलता कि यावर से दोस्ती ख़त्म कर चुका है, पर खैर इन दोनों को इतनी सज़ा दे चुका था प्यार मुर्तज़ा जितनी वो बर्दाश्त कर पाए। अब सभी सोच झटकते वो रूम में एंटर हुआ। नजर सीधा उस पर गई जो बेखबर बेड पर सो रही थी। शानज़ा को यूँ मज़े से सोता देखो ही उसके तासुरात तने थे। हाथ में ली रिपोर्ट बेड पर फेंकता हुआ वार्डरोब की तरफ गया। पैंट की पॉकेट से छोटी डब्बी निकाली जिसमें वो कीमती पेंडेंट शानज़े को गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। वो बॉक्स दराज में रखने के बाद कपड़े लेकर अब उसका रुख ड्रेसिंग रूम की तरफ हुआ। कुछ देर बाद चेंज करके बाहर आया, फिर साइड टेबल से सिगरेट और लाइटर निकालने लगा। तभी निकाह न चाहते हुए भी इस बेखबर परी विस्पर की गाल पर सो के आंसुओं के निशान देख प्याम को दुख हुआ था। आहिस्तगी से बिल्कुल उसके बराबर में बैठता वो दोनों हाथों को बेड पर रखे थोड़ा झुकाकर बखौर शानज़े का खूबसूरत चेहरा देखने लगा। प्याम के गुस्से पर वो शदीद बुरी तरह डरी थी, जो नींद में भी खूबसूरत चेहरे पर खौफ के असरार रकम थे। प्याम झुक कर नरमी से उसके नरम गाल पर अपने लब रखा था, पर अचानक जहन में शानज़े का थप्पड़ आया तो झटके से दूर होता हुआ खड़ा हो गया। देख ली जगह अब नागवारियत ने ले ली थी। दुख की जगह अब नागवारियत ने ले ली थी। तिरछी नज़रों से घूरता हुआ सोफे पर जा बैठा। लाइटर से सिगरेट सुलगाते एक बार तेज जैरिक नज़रों में शानज़े मुर्तज़ा का वजूद था। उसकी नींद हराम करके वो अब कितने सुकून से सो रही थी। एक पल को उसे सोता देख प्यार मुर्तज़ा का दिल जहाँ का झंझोड़ कर रख दी शानज़े को। फिर अपने सोच की नफ़ी करके इरादा बदलते हुए स्मोकिंग दौरान मुसलसल से देखता रहा। नींद तो अब आनी ही नहीं थी। मोहतरमा का थप्पड़ जब याद आता लगे उत्साह से ले आता। थोड़ा बाप को भी वक्त दे दिया करें बात करने का। सुबह ऑफिस में शादिल मुर्तज़ा साहिब को एक इंपॉर्टेंट फाइल की तफसीलात देकर उठा था। अभी वो उनके कैबिन से निकलता कि मुर्तज़ा साहिब ने कहा, जिस पर वो चौंक कर पलटा। ऐसी कोई बात नहीं है डैड। उनकी बात बहुत धीमी मुस्कान ज़बरदस्ती लबों पर सजाए बोला था। मुर्तज़ा साहिब ने उसे बैठने का इशारा किया। वापस मुड़कर उनके सामने रखी चेयर पर शादिल बैठा था। आप रोज़ बरोज़ ऐसे क्यों होते जा रहे हैं शादिल? वो बाप थे, अच्छे से समझ सकते थे उसके लबों पर सजी ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट। मुझे क्या हुआ? उनसे पूछने से ज़्यादा शादिल मुर्तज़ा ये सवाल खुद से किया था, जिस पर तासुब से उसके देख कर मुर्तज़ा साहिब गोया हुए। देखे शादिल, मैं जानता हूँ आप खौला के डर से बहुत दुखी हैं। मुर्तज़ा साहिब की इस बात पर शादिल के लबों पर जख्मी मुस्कुराहट ठहरी। पेपर वेट को घूरता हुआ खामोश रहा। बेटे, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ठहरे हुए लहजे में उन्होंने कहा। ठीक कहा डैड, जाने वाले को रोका नहीं जा सकता। अचानक उनकी बात दोहराए वो जैसे खुद को अजियत देने के लिए ये अल्फाज अदा किया था। मैं जानता हूँ आपको दुख है बहुत, लेकिन शादिल अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ। मेरे बेटे, आप तो बहुत साबिर शाकिर हैं, फिर यूँ ना उम्मीद होकर क्यों बैठे हैं? ये बात कहते मुर्तज़ा साहिब के लहजे में दुखता उन्हें बहुत खिलता था। शादिल का खोया रहना। मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, पर पहली बार मुझे रश्क आया अपने छोटे भाई पर। वो धीमे लहजे में बोला था। मुर्तज़ा साहिब चौंके ये बात सुनकर। शुरू में मुझे अफसोस होता प्याम को देखकर डैड कि उसने अपनी ज़िंदगी की इन फजूल मशागिल में लगाई रखी है। ऐसे उसकी किस्मत ख़राब हो गई, कुछ नहीं, मगर अब मुझे रश्क होता है उस पर कि उसे आसानी से ज़िंदगी हर कुछ दे देती है जो वो चाहता है। और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है डैड, जो मेरे साथ ऐसा होता है? पूरी बात ख़त्म करके आखिर में शादिल चेहरा उठाकर तकलीफ से अपने बाप को देखा था। वो चुप हुए थे उसकी बात पर। ज़िंदगी की एक तलख़ हकीकत जानते हो, ये अच्छे लोगों से इम्तहान बहुत सख्त लेती है। कुछ देर की खामोशी के बाद वाहिस्तगी से बोले तो शादिल अज़िया से हंसकर बोला, और ज़िंदगी की एक तलख़ हकीकत ये भी है कि किसी को बिना चाहे सब कुछ मिल जाता है, तो कोई एक खुशी की चाहत के लिए के बदले कई गम सहता है। ये बात कहते मुर्तज़ा साहिब को बहुत टूटा हुआ लगा। तभी उन्होंने कहा, खुदा तुम्हें सब्र दे मेरे बच्चे। नरमी से कहकर वो शादिल को चंद पल देखते रहे, फिर गोया हुए। क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? मुर्तज़ा साहिब के बात बदलने पर शादिल वापिस खुद पर संजीदगी का खौल चढ़ा है। इस बात में सर हिलाया। शानज़े की छोटी बहन रिश्पा आपकी माँ और हमें पसंद है आपके लिए। और इस बात पर शादिल मुर्तज़ा को इस कदर बड़ा झटका लगा कि वो चेयर छोड़कर खड़ा हो गया। बेयकीन नज़रों से अपने बाप को देखता रहा। शादिल, जो कह रहा हूँ मैं वो आप तहम्मुल से सुने बैठे हैं। उसकी हालत समझते हुए आराम से बोले, डैड आप लोगों ने ऐसा सोचा भी क्यों? वो बेयकीनी से कहता अपने कदम पीछे लिया था। शादिल, आप बैठे, मेरी बात सुने पूरी। अस्का को आप अकेले कैसे संभालेंगे? एक माँ की ज़रूरत है इस बच्चे को। और यकीनन शानज़े का अखलाक जितना अच्छा है, हम सब से राबिया बेगम को पूरा यकीन है कि उनकी बहन भी बहुत अच्छी होगी। तहम्मुल से शादिल को समझाने की कोशिश करते हुए सीधे हो बैठे। नहीं डैड, मेरी बेटी के लिए मैं ठीक हूँ अकेला, और शानज़े संभाल तो रही है उसे। फिर
और वैसे भी ज़रूरी नहीं कि शान से अच्छी हो तो उसकी बहन भी। मुर्तज़ा साहिब को बताकर लिशबा का सोचते ही उसके लहजे में नागवारी घुली थी। मैं मानता हूँ शान से बहुत अच्छे से ख्याल रखती है इसका का, पर क्या वही सारी ज़िंदगी उसका ख्याल रखेंगी? शादिल बेटे बात समझे। डैड मेरी बात आप समझे, वो लड़की बहुत छोटी है। बहुत सोचने पर शादिल को सही बहाना मिला था। वो बिल्कुल भी लिशबा से शादी का रवादार न था। इस लड़की से तो वो दूर ही रखना चाहता था अपनी बेटी को। मैं बात कर चुका हूँ अकबर साहिब से, वो राज़ी हैं और आने वाले जुमे को उनके कहने पर आपका और लिशबा का साथ किसी ने कहा होगा। शादिल के मुसलसल इनकार पर मुर्तज़ा साहिब अब की बात दो टोक लहजे में उसे बोले कम और बताए ज़्यादा था। शादिल की आंखें पथर आई थी। डैड लाइफ मेरी है, खिलौना नहीं। आप लोग कैसे कर सकते हैं ये बिना मुझसे पूछे? वो परेशान से बोला। गुस्सा बहुत आया था माँ बाप के इस अचानक फैसले पर। पिछली बार भी इन लोगों ने उसे इजाज़त लेना तो क्या बताना भी ज़रूरी न समझा इस बार भी। अच्छा तब हर काम मुझे तुमसे पूछ कर करना होगा? दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाए वो भारी लहजे में उसे देखते बोले। मेरा वो मतलब नहीं था डैड। मैं उसे समझना आया कि क्या कहे। बाप से बदतमीजी उसका शेवाना थी। शादिल बेबसी से उन्हें देखता रह गया, फिर कैबिन से निकलता ऑफिस से ही बाहर चला गया। यकदम उसका दम घुटने लगा था। वो किस अजियत में था किसी को बता भी नहीं सकता था। दिल में फिर हज़ारों शिकवे लिए वो एक बार फिर साहिल समुद्र की तरफ निकला। इसका का बुखार होने की वजह से राबिया बेगम प्याम के साथ उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। शानजे को ये सही मौका मिलेगा था। वो रिपोर्ट चेक कराने सुबह उठने पर रिपोर्ट जब बेड पर पड़ी मिली तो उसे उठाकर जल्दी से वार्डरोब में कपड़ों के नीचे रखी थी और अब ड्राइवर को हॉस्पिटल का बोलकर वो कार में बैठी थी। 20 मिनट बाद वो हॉस्पिटल में पहुंची थी। जल्दी से कार से निकल कर अंदर दाखिल होते रिसेप्शन पर गई। से कुछ देर इंतजार का कहा गया था। वेटिंग एरिया पर बैठे अभी शान को कुछ देर ही हुई थी जब राबिया बेगम प्यामस्का के लिए वहाँ से बाहर की तरफ गुजरे तो उसे देखे थे। शानजे तुम? राबिया बेगम की आवाज़ पर चौंका। जब उसने उनकी तरफ देखा तो घबरा कर उठी। शानजे के हाथ में वो रिपोर्ट प्याम की नज़रों से मख्फी न रह सकी। उसका रंग फक हुआ था प्याम के खतरनाक हद तक चेतोनों को देखकर। रिपोर्ट को पर्स में छुपाती हुई छोटे कदम उठाती इन लोगों के पास आई। अम्मी तबीयत थोड़ी ख़राब थी बस इसीलिए। अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करती वो बोली। मुकाबिल की तेज़ नज़रें खुद पर अब तक महसूस हो रही थी उसे। बताती तो मुझे। चलो अब तुम्हारा भी चेकअप करवा लें। राबिया बेगम ने नॉर्मली कहकर उसका हाथ पकड़ी। नहीं अम्मी अब ठीक हूँ, बेहतर है तबीयत। पल में उसकी चेहरा पसीना पसीना हुआ था। डरता चोरी ना पकड़ी जाए। लड़की चलो अब आ ही गई हो तो जब करवा लो चेकअप। राबिया बेगम बजीद हुई थी जबकि प्याम अब तक खतरनाक तेवरों समेत जबड़े भींचता से देख रहा था। अम्मी नहीं मैं कह रही हूँ ना ठीक है तबीयत मेरी। बोलते हुए से रोना आने लगा। एक तो राबिया बेगम की जिद, ऊपर से प्याम की नज़रें। वो बहुत डरी हुई थी।